सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कक्षा 12 का चैप्टर 3 अवयव यानी मैट्रिसेस हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग समझिए अवयव की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए अवयव क्या है, अवयव संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें संख्या या फलन पंक्तियों और स्तंभों के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? अब देखिए जैसे में देखिए अवयव की परिभाषा क्या बताया कि अवयव संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें संख्या या फलन पंक्तियों और स्तंभों के रूप में हो। तो यहाँ पर जो आपको अवयव मिलेगा कक्षा 12 के क्लास में, अवयव जो है संख्याओं के रूप में ही मिलता है, फलनों के रूप में नहीं मिलता है। यहाँ पे सिर्फ किस रूप में मिलता है? संख्याओं के रूप में। तो यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे में एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे हमने लिखा 1 2 3, उसके बाद कुछ भी लिख दिया 8 7 5, उसके बाद 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपका एक अवयव बना। अवयव को क्या करते हैं, एक आयत की तरह, दोनों तरफ से आयत की तरह बड़े कोष्ठक से जो है बंद कर दिया जाता है और इसको प्रदर्शित करने के लिए किसी अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर लिया जाता है। तो इसमें देखिए संख्याएं जो है आयताकार क्रम विन्यास के रूप में है। इसमें पंक्तियां हैं, देखिए कितनी पंक्तियां हैं, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। कितने स्तंभ हैं, देखिए पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा। तो अवयव क्या हुआ, अवयव संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसमें संख्या या फलन किस रूप में होते हैं, पंक्तियों और स्तंभों के रूप में। ये बात समझे? तो इस अवयव में देखिए आपकी पंक्तियां हैं। पंक्तियों को किससे लिखा जाता है, देखिए रो से होता है पंक्ति, ROW, रो माने क्या होता है, पंक्ति। और कॉलम से होता है स्तंभ, COLOME, कॉलम। कॉलम से क्या होता है, स्तंभ। अब ध्यान दीजिएगा, तो कॉलम से आपका स्तंभ हुआ, तो पंक्ति को निरूपित करने के लिए हम R लेते हैं। क्या लेते हैं, R। और कॉलम को निरूपित करने के लिए क्या लेते हैं, C लेते हैं। तो अब देखिए इसमें कितने स्तंभ हैं, 3, C1 C2 C3। पंक्तियाँ कितनी हैं, जो 36 ये पंक्तियाँ हैं, इनको पंक्तियाँ कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर हैं उसको जो है स्तंभ कहते हैं। तो इसमें कितनी पंक्तियाँ, R1 R2 R3, यानी इसमें 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अवयव। तो अवयव केवल यही नहीं हुआ, अब देखिए अवयव की कोट क्या होती है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या के गुणनफल को, या पंक्तियों से इसको ऐसे लिखा जाता है जैसे इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, 3, कितने स्तंभ हैं, 3। तो 3x3 इसको पढ़ा जाता है। 3x3 ये गुणा को नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि इस अवयव में 3 पंक्ति हैं। पहला जो है पंक्ति को बताता है, दूसरा जो है स्तंभ को, यानी इसमें 3 पंक्ति और 3 है। तो इस अवयव की कोट, इस अवयव की कोट कितनी होगी, 3x3, यानी इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। और अवयवों की संख्या सच पूछिए तो गुणा कर लीजिए तो अवयवों की संख्या मिल जाएगी, 3 त्रिक का। इसमें कितने अवयव हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव हैं। तो इसमें जो आपकी एंट्रियां हैं जैसे 1 2 3 8 7 5, इसे अवयव का अवयव कहते हैं। अवयव का क्या कहते हैं, अवयव कहा जाता है। अब जैसे दूसरा अवयव हम जैसे ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल 2, जैसे मान लीजिए सपोज करिए, तो एग्जाम्पल 2 हमने ऐसे लिया, कोई अवयव B कर दिया, जैसे इसमें 2 3 5, ठीक है। अब इधर देखिए 1 4 6, ठीक है। अब इसमें देखिए कितने पंक्ति हैं, पंक्ति 2 हैं। कितने पंक्ति हैं, 2, पहली पंक्ति और दूसरी। कितने स्तंभ हैं, 1 2 3, तो इसमें स्तंभ कितने हो गए, 3। तो इसकी कोट क्या हो गई, 2x3। तो 2x3 क्या बताता है कि इस अवयव में 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, ठीक है। तो अवयव की कोट कितना हुआ, अवयव की कोट नहीं, कोट बस यही होगा 2x3। अवयव में अवयवों की संख्या पूछी जाए तो 2 तिहाई 6।
तो अब यहाँ पे देखिए हमने ये किसका अवयव लिया है, अवयव संख्याओं का अवयव लिया है। संख्याओं के स्थान पर फलन भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, फलन, लेकिन फलन आपके यहाँ पर जो है नहीं, ठीक है। और तो अवयव क्या है, समझ में आया, अवयव संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। देखिए आयत की तरह है ना, इसमें लंबाई भी एक लग रही है और चौड़ाई भी लग रही है। तो आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें संख्या या फलन किस रूप में होते हैं, पंक्ति और स्तंभों के रूप में। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम 3 लिए, एग्जाम्पल 3, जैसे हमने अवयव ये ले लिया, ऐसे लिखा A1 A2 A3, ठीक है, और जैसे लिख दिया B1 B2 B3। अब बताइए इसमें कितने पंक्ति हैं, तो कितने स्तंभ हैं, ये 2 क्रॉस 3 का अवयव है, यानी इस अवयव की कोट क्या होगी, 2 क्रॉस 3। इस अवयव की कोट 2 क्रॉस 3 हो, ठीक है। पहले इसको नोट करिए, तो और बहुत सी बातें भी बताना है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये जो संख्याएं हैं, जो अवयव के अंदर लिखी गई संख्याएं हैं, इनको अवयव का अवयव या अवयव की प्रविष्टियां कहते हैं, या अवयव की प्रविष्टियां। तो नोट में लिख लीजिए, अवयव के अंदर की संख्याओं को, अवयव के अंदर की संख्याओं को अवयव के अंदर की संख्याओं को अवयव के अवयव, अवयव के अवयव या अवयव की प्रविष्टियां कहा जाता है, या अवयव की प्रविष्टियां कहा जाता है, या अवयव की प्रविष्टियां कहा जाता है। यानी अवयव के अंदर जो संख्याएं हैं उसे अवयव के अवयव या अवयव की प्रविष्टियां कहा जाता है। अब किसी अवयव में अवयवों की संख्या कितने के बराबर होती है, अवयवों की संख्या पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या। जैसे इसमें कितने अवयव होंगे, 2 तिहाई। अच्छा, तो नोट में इसको नंबर 1 लिखे हैं, नंबर 2 लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, अवयव में कुल अवयवों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल के। तो नंबर 2 लिख लीजिए, अवयव में कुल अवयवों की संख्या, अवयव में कुल अवयवों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। गुणनफल के बराबर होती है। और शॉर्ट में, चलिए उसको अभी बताएंगे बाद में। इसके पहले आप ये जानिए कि अवयव के अवयवों को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं या कैसे बताते हैं। कि जैसे हम अवयव में बता देंगे कि ये कौन सा अवयव है, 3 कहाँ पर है, कहाँ पे नहीं है, तो इसको बताने का तरीका क्या है ना। तो अगला हेडिंग आप लोग डालेंगे कि अवयव के अवयव, सीधा डालिए अवयव के अवयव, अवयव के अवयव। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अवयव के अवयव। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अवयव ऐसा है, ध्यान दीजिए आप लोग, अवयव है ऐसे लिखा है 2 3 5, मान लीजिए 1 0 7 ऐसे लिखा है। अब इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2। इसमें कितने स्तंभ हैं, 3। ठीक है, इसको आप एक दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए।
इसको इंडिकेट करने का, किसी भी अवयव को, अवयव की पोजीशन, स्थिति बताने का एक तरीका आप बता सकते हैं। तो पोजीशन मतलब कोई भी अवयव कहाँ पर आव्यूह में जो है स्थित है, कहाँ पे है। जैसे 3 कहाँ पर है, तो ये 3 पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। जैसे 0 कहाँ पे है, दूसरी पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है। तो इसको बताने का एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, उसको आप लोग समझिए। देखिए जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो अवयव हैं इसको A11, ध्यान दीजिएगा। तो A11 क्या है, पहला जो संख्या है पंक्ति को बताता है और दूसरा स्तंभ को, यानी A11 पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ। तो इसके बाद जो लिखेंगे A12, ठीक है, A12 यानी ये पहले पंक्ति में है और दूसरे। इसके बाद ऐसे लिखेंगे A13, तो A13 पहली पंक्ति में और तीसरे। अब देखिए अब इसको ऐसे लिखेंगे A21, 21 का मतलब दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ। यहाँ पे A22 यानी दूसरी पंक्ति और यहाँ A23 यानी दूसरी पंक्ति में और तीसरे स्तंभ। तो जैसे हम पूछे कि इस अवयव का 3 कौन सा अवयव है, तो 3 को बारे में ये बताएंगे कि A12, तो A12 का मान क्या है 3, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ना। अब जैसे हम पूछे कि 0, तो 0 किस में है, A22, यानी स्थिति को आप ऐसे बता सकते हैं कि 0 जो है दूसरी पंक्ति में और, समझ रहे हैं आप लोग। अब जैसे पूछे कि 7, तो 7 को क्या लिखेंगे, 7 को देखिए किस, हाँ 7 दूसरे पंक्ति में है, तो इसको A23 लिखेंगे। तो A23 का मान 7 के, यानी यह किसका तरीका है, अवयव के अंदर स्थित किसी भी अवयव की पोजीशन या स्थिति को व्यक्त करने का तरीका जो है ये है। पहला अंक जो है आपका जो है पंक्ति को बताएगा और दूसरा अंक जो है स्तंभ। अब देखिए अवयव को जैसे शॉर्ट में कैसे निरूपित करते हैं, जैसे हमने अब लिख दिया अवयव A, अंदर लिख दिया AIJ, उसके बाद इधर लिख दिया M क्रॉस N। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AIJ एक ऐसा अवयव है, IJ किसको बता रहा है, I पंक्तियों को बता रहा है और J जो है स्तंभ। मतलब ये अवयव का अवयव है, AIJ क्या है, अवयव का अवयव। तो कहाँ पर है, I पंक्ति में है और J स्तंभ में है। और M क्रॉस N क्या बता रहा है कि यह एक ऐसा अवयव है जिसमें M पंक्तियां हैं और N जो है स्तंभ है। और उसके भीतर के अवयवों को हम किससे इंडिकेट किए हैं, AIJ। भीतर के अवयवों को AIJ से, और पंक्तियों और स्तंभों की संख्या A है, पंक्तियों की संख्या M और स्तंभों की संख्या N। कुल मिला के क्या कहेंगे, A एक ऐसा अवयव है जिसमें M पंक्तियाँ और N स्तंभ है। AIJ क्या है, उस अवयव के अंदर के जो है अवयव, यानी अवयव को शॉर्ट में इस ढंग से आप निरूपित जो है कर सकते हैं। ठीक है सभी लोग, देखिए अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको अवयव के प्रकार। तो अवयव कई प्रकार के होते हैं, समझिए, तो उसको क्रम से हम बताने जा रहे हैं। तो पहला डालिए स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। देखिए इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, कॉलम। तो COLU, इसकी अंग्रेजी थोड़ा सा देखिएगा, COLU MAN होता है, कॉलम मैट्रिसेस, मैट्रिक्स MATRIX, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए स्तंभ अवयव, तो ध्यान दीजिए स्तंभ अवयव क्या हो रहा है, सभी लोग समझिए। वो अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। पंक्ति कितने होते हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन स्तंभ कितना होगा, एक। परिभाषा लिखे, वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। उसे स्तंभ अवयव कहते हैं।
मतलब इसमें पंक्ति कितना होगा उससे मतलब नहीं, सिर्फ क्या स्तंभ एक होना चाहिए। अब जैसे में देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे में सभी लोग देखिए नंबर 1, जैसे आपका ये लिखा है 2 3 5, इसमें पंक्ति तो 3 है, 1 2 3, लेकिन स्तंभ कितना है? तो जिसमें एक केवल एक स्तंभ होता है उसे हम कौन सा अवयव कहते हैं? स्तंभ। अब जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ही देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ए बी, ठीक है, या ऐसे ही लिखा है देखिए 2 2 4, ठीक है। तो इसमें पंक्ति 2 है लेकिन स्तंभ कितना है? 1 है। तो कैसा अवयव है? स्तंभ अवयव, ठीक है। अब नंबर 2 डालिए, पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो जैसे इसकी परिभाषा थी, इसमें एक स्तंभ था, अब इसमें जो है एक पंक्ति होगा। अब इसमें कितने स्तंभ है उससे मतलब, तो वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। कौन सा अवयव? तो परिभाषा लिखे, वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे यहाँ आप देखिएगा, जैसे हम आपको अवयव ये ऐसे लिख दिया 2 3 5। अब इसमें देखिए स्तंभ कितने हैं? 3, लेकिन स्तंभ से मतलब नहीं है, पंक्ति केवल कितना है? 1। तो एक पंक्ति है तो कैसा अवयव होगा? पंक्ति अवयव, ठीक है। अब नंबर 3 डालिए आप लोग, वर्ग अवयव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव आपका क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अपने अच्छा बताइए, वर्ग आप लोग जानते हैं, वर्ग में लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर होती है। तो इसमें भी क्या होता है? वह अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में, जितना पंक्ति होगा उतने स्तंभ होगा, तो ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं? वर्ग। तो परिभाषा लिखिए, लिखा वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। यहाँ आप देखिए वर्ग अवयव के हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे आपके सामने ये लिखा है 3 2 1 0 5 4 1 3 5, इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है ना, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो कैसा अवयव है? वर्ग अवयव। और जैसे देखिए यहाँ पे दूसरा हम ले रहे हैं अगला एग्जाम्पल, जिसे हमने आपको लिखा 2 2 1 5, तो इसमें भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो पंक्तियों की संख्या यहाँ भी स्तंभों की संख्या के, तो ये दोनों कैसे अवयव हैं? वर्ग अवयव है, ठीक है। अब और नेक्स्ट अवयव जो है कल बताया जाएगा आपको, समझ, ठीक है। हाँ सभी लोग ध्यान दीजिए, कल हम आपको अवयव के प्रकार पढ़ा रहे थे। तो अवयव के प्रकार में पहला हमने बताया था स्तंभ अवयव, नो, स्तंभ अवयव क्या बताया था? जिसमें जो है
केवल एक स्तंभ होता है, उसे हम स्तंभ। दूसरा हमने बताया था पंक्ति अवयव, जिसमें केवल जो है एक पंक्ति होता है, उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। तीसरा वर्ग अवयव, वर्ग अवयव क्या बताया, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर। अब चौथा बताने जा रहे हैं, चौथा आपका है विकर्ण अवयव, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो विकर्ण अवयव, तो विकर्ण अवयव क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा समझिए। विकर्ण अवयव की परिभाषा वर्ग अवयव में दी जाती है। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा, ध्यान दीजिए, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव जो है शून्य हो, विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे वर्ग, लेकिन ये डिफाइन किसमें किया गया, डिफाइन वर्ग अवयव में किसमें किया गया है। जैसे आप देखिए कि पहले समझ लीजिए एग्जाम्पल, तब इसकी हम डेफिनेशन लिखा रहे हैं। जैसे में देखिए कोई वर्ग अवयव हमने लिया, जैसे 2x2 का लिया, तो 2x2 का वर्ग अवयव जैसे लिया, जैसे हमने लिया 2, 4, ठीक है। अब विकर्ण के अलावा क्या है, इसके सभी अवयव शून्य। ये वर्ग अवयव है 2x2 का, इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। जैसे दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे 3x3 का लिया वर्ग अवयव, जैसे लिया 1, देखिए विकर्ण, यहाँ विकर्ण कौन सा भी विकर्ण, विकर्ण तो इधर से भी हो सकता है, लेकिन वो विकर्ण लिया जाता है जो इधर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए आपने लिया 2, 0, 5 या 2, 0, 0, ठीक है। उसके बाद लिया 0, 3, 0, उसके बाद देखिए 0, 0, मान लीजिए 4। तो ये सब विकर्ण अवयव है, डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोला जाता है। विकर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव जो है शून्य। वो भी कौन सा विकर्ण, जो किधर से प्रारंभ होता है, बाएं तरफ से, दाहिने वाला जो है नहीं। तो ऐसा वर्ग अवयव, वर्ग मतलब कि विकर्ण अवयव को परिभाषित करने के लिए वर्ग अवयव जो है जरूरी है। ये भी वर्ग है क्योंकि इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। तो विकर्ण तो अवयव वर्ग अवयव नहीं, वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, उसे वर्ग अवयव कहा जाता है। अब वर्ग अवयव में यदि विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य है, तो उसे हम कौन सा कहते हैं, विकर्ण। यानी इसमें विकर्ण वर्ग अवयव में परिभाषित किया जाता है किसको, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव को किसमें परिभाषित किया जाता है, वर्ग। तो वर्ग अवयव में विकर्ण के अलावा यह सभी शेष सभी अवयव शून्य है, तो उस अवयव को हम कौन सा कहते हैं, विकर्ण अवयव। वो भी विकर्ण किधर से प्रारंभ होने वाला, बाएं तरफ से, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखिए, परिभाषा लिखिए, देखा यदि किसी वर्ग अवयव में, यदि किसी वर्ग अवयव में किसी वर्ग अवयव में विकर्ण के अलावा यदि किसी वर्ग अवयव में विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो, शेष सभी अवयव शून्य हो, तो इसे विकर्ण अवयव कहते हैं। तो इसे विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे करके इसको नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। अगला 5वां अदिश अवयव, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स इसको बोला जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो अदिश अवयव क्या है, अदिश अवयव भी एक प्रकार का विकर्ण अवयव है। अदिश अवयव क्या है, एक प्रकार का
अब इसमें इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, हम कोई वर्ग अवयव जैसे लिया 2 0 0, इसके बाद 0 2 0, ठीक है, 0 2 0, इसके बाद 0 0 2, ये भी एक वर्ग अवयव है। कैसा है? यानी जब कोई भी विकर्ण अवयव होगा तो वह हर वर्ग अवयव निश्चित होगा, क्योंकि वर्ग नहीं होगा तो उसमें विकर्ण की परिभाषा जो है नहीं बनेगी। तो यदि कोई विकर्ण अवयव इस प्रकार से हो कि उसके विकर्ण के अवयव सब आपस में बराबर हो, विकर्ण के अवयव सब आपस में समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अब आपसे पूछ रहे हैं कि अदिश अवयव विकर्ण अवयव में अंतर क्या है? अदिश अवयव में विकर्ण के सारे अवयव बराबर होते हैं, जबकि विकर्ण अवयव में विकर्ण के अवयव समान नहीं होते, जबकि इसमें भी विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हैं और इसमें भी विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हैं। यानी अदिश अवयव एक ऐसा विकर्ण अवयव है जिसमें विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर होते हैं और इसमें भी विकर्ण के अवयव समान जो है इसमें नहीं होते हैं और विकर्ण के अलावा अन्य तत्व इसमें भी शून्य होते हैं और विकर्ण के अलावा अन्य तत्व इसमें भी जो है शून्य होते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखिए। अदिश अवयव एक ऐसा विकर्ण अवयव होता है अदिश अवयव एक ऐसा विकर्ण अवयव होता है जिसके विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर होते हैं, जिसके विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर होते हैं। सभी लोग देखिए इधर नंबर 6 तस्मक अवयव, इसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसको आई से निरूपित भी करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सभी लोग देखिएगा तस्मक अवयव क्या होता है? तस्मक अवयव भी जो है एक प्रकार का वर्ग अवयव में परिभाषित किया जाता है। अगर तो वर्ग अवयव, तो इसमें भी देखिए जैसे आई बराबर वर्ग अवयव, जैसे हम 2 क्रॉस 2 का लें, उसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो इसमें विकर्ण के अवयव सब एक होते हैं। विकर्ण के अवयव कितने होंगे? यदि कोई ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव एक हों, इसके अलावा शेष अन्य सभी तत्व जो है शून्य हों, शेष अन्य सभी तत्व या अवयव शून्य हों, तो उसे हम कौन सा अवयव कहते हैं? तस्मक अवयव कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। अब यहाँ आप देखिए जैसे 3 क्रॉस 3 का तस्मक अवयव लेंगे तो ऐसे होगा 1 0 0 0 1 0, इसके बाद क्या होगा 0 0 1। तो क्या परिभाषा बनी? वही ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों, इसके अलावा शेष सभी अन्य अवयव जो है शून्य हो, तो ऐसे अवयव को हम जो है विकर्ण तस्मक अवयव कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं? तो परिभाषा लिखें। लिखा ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, इसके अलावा अन्य अवयव शून्य हों, इसके अलावा अन्य अवयव शून्य हों, तो इसे तस्मक अवयव कहा जाता है। तो इसे तस्मक अवयव कहा जाता है।
इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए 7वां नंबर डालिए, शून्य अवयव, शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो शून्य अवयव क्या होता है? यदि किसी अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे हम परिभाषा लिखें। यदि किसी अवयव का प्रत्येक अवयव यदि किसी अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे शून्य अवयव कहते हैं। उसे शून्य अवयव कहते हैं। लिखा, इसे रिक्त अवयव भी कहा जाता है, इसे रिक्त अवयव भी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे किसी अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो, ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी अवयव हो, या वर्ग अवयव है या अन्य अवयव है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसका प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? शून्य। अगर ये प्रत्येक अवयव शून्य है तो ये शून्य अवयव, शून्य अवयव को देखिए ओ से अक्सर निरूपित करते हैं। किससे? ओ से। अब जैसे ऐसे भी ले लिया कोई भी अवयव 0 0 0, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का जो है शून्य अवयव। ठीक है, इसको नोट करिए। ध्यान दीजिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दो अवयव समान कब होते हैं, यानी इक्वल कब होते हैं। तो दो अवयव समान होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि अवयवों की कोट समान होनी चाहिए, पहली बात। उसके बाद अवयवों के संगत अवयव भी जो है समान होना चाहिए। जैसे देखिए, हम पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा, पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। देखिए, दो अवयव समान होते हैं यदि, दो अवयव समान होते हैं यदि दो अवयव समान होते हैं यदि। इसके बाद डैश देकर नीचे नंबर 1 लिखिए। दो अवयव समान होते हैं यदि, नंबर 1 में लिखिए, अवयवों की कोटियां समान होनी चाहिए, अवयवों की कोटियां समान होनी चाहिए। अवयवों की कोटियां समान होनी चाहिए। नंबर 2, अवयव के संगत अवयव अवयव के संगत अवयव आपस में बराबर होने चाहिए, अवयव के संगत अवयव आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं नंबर 1, सभी लोग देखिए, जैसे नंबर 1 हमने ये लिया, अवयव ये लिया, जैसे लिया 2 3 1 0। दूसरा अवयव बी लिया, ठीक है, बी लिया 1 3 5 0 1 2 3 1 4। इसकी कोड 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। इसकी कोड क्या है? 3 क्रॉस 3, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। अब देखिए, ये अवयव ये इज नॉट इक्वल टू अवयव बी, यानी ये जो अवयव है अवयव बी के बराबर जो है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात, इनकी कोटियां समान नहीं है,
इनकी कोटियाँ समान नहीं है। दूसरा देखिए, समझिए, जैसे हमने दूसरा ए लिया कि अवयव ए बराबर लिया 2 3 1 0, अवयव बी लिया 3 5 8 7। देखिए इसकी कोट्स 2x2 है, इसकी भी कोट क्या है 2x2 है। अब हमें कह रहे हैं कि अवयव ए अवयव बी के बराबर नहीं। क्यों बराबर नहीं है? ध्यान दीजिए, कोट ही तो समान है। दो अवयव को समान होने के लिए कोट समान होना चाहिए, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि कोट समान हुआ, लेकिन दूसरी कंडीशन है कि इनके संगत अवयव समान होने चाहिए। संगत अवयव क्या है? ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला का संगत पहले होगा, दूसरे के संगत दूसरा, तीसरे के संगत तीसरा, चौथे के संगत चौथा। तो यहाँ पहला अवयव 2 है और यहाँ दूसरा अवयव, यहाँ पहला अवयव 3 है, यानी संगत अवयव आपस में बराबर नहीं। तो दो अवयव को बराबर होने के लिए पहली बात तो कोड समान होना चाहिए, और कोड के साथ साथ संगत अवयव भी आपस में बराबर। तो यहाँ पे संगत अवयव नहीं समान है, इसलिए दोनों अवयव समान नहीं। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने ये लिया, ध्यान दीजिएगा, ए बराबर लिया 3 4 5 6, बी बराबर लिया यही लिया 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए दोनों की कोटियाँ बराबर हैं 2x2, और कोटियों के साथ साथ इनके संगत अवयव भी आपस में, और 3 पहले के संगत पहला बराबर है दूसरे के संगत दूसरा, तीसरे के संगत तीसरा, चौथे के संगत चौथा, तो संगत अवयव भी बराबर हैं। तो यहाँ पे अवयव ए का मान अवयव बी के बराबर है। ठीक है, देखिए ये इतनी थियरी जो है आपकी पहली प्रश्नावली को हल करने के लिए सफिशिएंट है, यानी पर्याप्त है। इससे आपकी पहली प्रश्नावली जो है लग जाएगी। ठीक है।